लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 8वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इन सब के बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर नीचे के दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबर भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती बार चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। ये देख सब हैरान हो गए और डरे कि ये पिशाच कहां से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहां ना आए इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और ये कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह जल्दी से, अब बातें करने का मौका नहीं रहा। ये कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमंद के जरिए बाग से बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भर चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहां आने की खबर महाराज को हो गई है, वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, ना मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी ये क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रहीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ आदमियों के शोरगुल की आवाजें आने लगीं। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने से महाराज आते दिखाई पड़े। देखते ही सबकी सब उठ खड़ी हुईं। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने। इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसी से चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहां क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर झूठ मूठ बदनाम करता है। ना मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए जिससे फिर ऐसा कमीनापन न करे। ये सोच हरि सिंह नामी एक चौबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वो बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अभी महल से आए हैं, गुस्से में भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। ये सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह के साथ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक गधा पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थीं। ये कैफियत देखकर क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा के बोला, मुझको तो ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। ये सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों भे, तूने कैसी खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा।
जान से नाउम्मीद हो चुका था, डरता हुआ बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर। शायद किसी तरह भाग गया होगा। अब जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने ही पर छोड़ देता हूं, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर, तू वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे ये उम्मीद भी न रही। जो मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूं। ये सब तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वो अपना डेरा सरहद पर ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वो दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में देख भी लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिषी हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा। वो फौरन बतला देते हैं। अगर उनको मिलाया जाए और वे यहां आकर कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाए। चुनारगढ़ यहां से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आवे। आखिर क्रूर सिंह बहुत कुछ जवाहरात अपने कमर में बांध 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनार की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहां से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 8वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।